नमस्कार आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं आज फिर से पाकिस्तान से। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी-अभी श्रीलंका के लिए ट्रिप पे निकले हैं। ट्रिप पे इसलिए क्योंकि जिस तरीके के चीज़ें डिमांड की गई है और जिस तरीके के अरेंजमेंट की गई है, वो भी अ, पाकिस्तानी एम्बेसी के द्वारा श्रीलंका में पूरा होटल बुकिंग, मतलब एंटायर होटल, फिर अलग-अलग और भी एमेनिटीज़, अलग-अलग चीज़ें और हेलीकॉप्टर्स, देन बाइक स्क्वाड, को स्क्वाड, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो इसमें एक मुद्दा ये है कि जैसे कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गंदी है, तो ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तो किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जब आसिम मुनीर यूएस में भी गया हुआ था, तो वहाँ पे ट्रम्प के साथ बैठना प्लस जो प्रोटोकॉल उसे चाहिए होगा वो नहीं मिला, क्योंकि ये कितना भी तो था, एक फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल था। और किसी भी कंट्री के, एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर को किसी मिलिट्री पर्सन से मिलना, ये थोड़ा सा अनकॉमन जैसा है। तो ये नहीं होता, नहीं देखने को मिलता ऐसी चीजें। तो ये अभी इसका एक और अलग सा गेम है, जितना अभी तक लोगों को समझ में आ पा रहा है, हम लोगों को समझ में आ पा रहा है, जितनी चीजें पढ़ के समझ में आ रही है कि ये जैसे ही यूएस से वापस आता है, जितने ईरान को जितना सपोर्ट करना चाहिए था नहीं करता है, बैकफुट पे आता है। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो बोलता है कि मतलब पाकिस्तान में कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, सोचने वाली बात अपने आप में है। बिलावल भुट्टो बोलता है कि हम आतंकवादियों को, जो इंडिया कह रहा है, उन्हें हम इंडिया को देने को तैयार हैं। दोनों आतंकवादियों को, अजहर मसूद और ये हाफिज सईद, इन दोनों को। तो ये ऐसे नहीं है। उसका बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। फिर ऐसा बोलना बिलावल के तरफ से, जबकि बिलावल को सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो वो पाकिस्तान में, तो ये भी एक थोड़ा-सा सोचने वाली बात थी। तो ऐसा अनुमान ही लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें अनुमान ही लगाया जाता है जियोपॉलिटिक्स में, कि बिलावल से बुलवाया गया है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो उसे मिलिट्री आईएसआई कहती है कि बोलो, तो उसे बोलना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिलावल जैसे ही बोलेगा, तो पूरी जो कौम है, जो पूरे जो भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि बिलावल को अ, गालियाँ देंगे, उनके पीछे दौड़ेंगे और ये सब करके एक मूवमेंट स्टार्ट होगा पाकिस्तान में, जिसको दिखा के वहाँ के प्रेसिडेंट, जो भी अभी बिलावल के जो पिताजी हैं, वो जो है, उसको हटा दिया जाएगा। और वो हटा के मुनीर खुद से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, जो एक फील्ड मार्शल भी होगा और जो एक मतलब जिसके अंडर मिलिट्री भी होगी, और जो एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब पाकिस्तान, अगर है कंट्री तो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्लस मिलिट्री पावर दोनों उसके पास होंगे। तो ये अब जो नीचे, क्योंकि अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी इन्वेस्टर छोड़ो, कोई एक कंट्री भी या इंडिया भी बात क्यों नहीं कर पाता पाकिस्तान से, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जो कहते हैं कि हम लीड करते हैं, हम चलाते हैं पाकिस्तान को। इसलिए लोगों को ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिल पाता है। इधर से कोई एक से बात कर रहा होता है, तो दूसरे तरफ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देता है। तो इन्हीं सब की वजह से एक ऐसा, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा पाकिस्तान में, जिससे एक मुनीर जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, प्लस उसके पास मिलिट्री पावर होगी। चीज़ें नीचे जो पीएम पीएम वगैरह है, वो सब बस ऐसे ही रह जाएँगे कि जो बोलेगा वो होगा। फिर ये कंट्री बाकी जगह ये बात करेगा मुनीर, और इसी के पास आर्मी है, तो ऑब्वियस है देश भी यही चलाएगा। तो ये कुछ ऐसा प्लान है। अभी ये जब से यूएस से वापस आया है, क्योंकि इसको पता चल गया कि भाई क्या होता है बाहर जाना। अब ये श्रीलंका जा रहा है। श्रीलंका में इनका कुछ ऐसा
बड़ा ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं है, बट ठीक है यार, ही हैज़ द पावर, सो ये जा सकता है और अभी जा रहा है और इसके काफ़ी अच्छे-अच्छे जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो यहाँ भी लग्ज़रियस श्रीलंकन ट्रिप इज़ सेट टू रेज़ आईब्रो। फिर इकोनॉमिक टाइम्स में अमिड इकोनॉमिक टर्मोइल, मतलब उसका ऑलरेडी है ही डाउन। तो पाकिस्तान चीफ आसिम मुनीर लेविश श्रीलंका गेटवे, तो ये है। फिर अगर यही सब मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि जब अभी ये जब हो रही है और ये कुछ नया नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान हर बार ऐसे अ, एक कर्ज़ लेता है, उसके बाद कुछ ऐसा ही करता है। जैसे कि अगर कुछ मैं अगर आपको बोलूँ कि 2023 23 या 24 के आसपास का, एक बार देख लो तो। हाँ, 23 जुलाई, मतलब 2023 जुलाई के आसपास का न्यूज़ मिला मुझे। तो उस समय मैं ऐसे ही बस ढूँढ रहा था कि पाकिस्तान मतलब पहले भी अगर लोन-वोन मिला है तो क्या क करता है। तो अपने यहाँ इंडिया के बॉर्डर पे बाघा बॉर्डर के साइड में एक बड़ा-सा झंडा लगा है देश का, तिरंगा। तो जब पाकिस्तान को 2023 में अगस्त के ये जुलाई के आसपास जब फंड मिला, तो उन्होंने भी सबसे पहले एक झंडा लगाया वैसे ही उसी टाइप का अपने बॉर्डर पे। तो वो मतलब कर्ज लेके झंडा लगाया। ये पूरा उस समय का हॉटशॉट न्यूज़ था। ये देखो, पाकिस्तान गेट्स आईएमएफ लोन, इनफ मनी फॉर देखो, तो यहाँ पे मतलब ये कर रहा था पाकिस्तान उस समय जब 2023 का था। अगर मैं दिखाता हूँ नीचे, ये देखो, जुलाई 2023 का अपडेटेड है, तो ठीक है, 2023 का 500 फुट टॉल फ्लैग, ठीक है? तो ये भाई 40 करोड़ लगा के इन्होंने ये बनाया था इंडिया से कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है? तो इस बार भी लोन मिला है यार, बेल आउट पैकेज मिला है अच्छा खासा। तो मुनीर थोड़ा-सा खर्च कर ले रहा है, तो ऐसी ऐसी की बात होगी। ठीक है यार, अभी फिर मैं ऐसे ही पाकिस्तान के बाद देख रहा था कि यार इन पे मतलब मिला-जुला के कितने कर्ज़ हैं। लोग कहते हैं कर्ज़ है, कर्ज़ है, कर्ज़ है। पाकिस्तान भी कहता है कि यार बहुत मतलब हर जगह हर बार किसी न किसी से लोन ही लेने जाता, तो ऑब्वियस है कर्ज़ ही है। तो कितने कर्ज़ हैं मिला-जुला के कुछ ऐसे? तो मैं ऐसे बस सिंपल गूगल करा तो मुझे पता चला कि टोटल जो इसका पब्लिक डेब्ट है, वो है 76,007 बिलियन, मतलब कुछ ट्रिलियन में चला जाएगा ये तो यार। मतलब पीकेआर है, डॉलर नहीं है, ये पाकिस्तानी रुपये है। और उसी में 51,000 बिलियन, देन 24,000 बिलियन एक्सटर्नल है, कॉमन 51,000 बिलियन डोमेस्टिक। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है पाकिस्तान का टोटल टोटल 76,007 बिलियन, अप्रॉक्सिमेटली 274 बिलियन यूएसडी, 274 बिलियन डॉलर का कर्ज है बाय द एंड ऑफ मार्च 2025। ये है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज अभी के टाइम में, ठीक है? तो मार्च के टाइम में। तो ये भी एक काफ़ी ठीक है, कर सकता है पाकिस्तान, ये कर सकता है। ये पाकिस्तान ही कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता। अभी के लिए 7 बिलियन बेल आउट पैकेज मिला है पाकिस्तान को आईएमएफ से। और फिर से अभी मतलब आजकल में ही इंडिया प्रेशर डाल रहा है कि इसे वापस एफएटीएफ में डाले। एफएटीएफ के अंदर मतलब ग्रे लिस्ट में वापस जाए ये, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसको ग्रे लिस्ट से निकलने में, और वापस वो सारे टेररिज्म वगैरह कर रहा है। और ये भी एक तरीका था कि इसको होल्ड किया गया, और इसमें बेल आउट पैकेज भी इसलिए दिया गया था। 7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिला है इसे आईएमएफ से, जिसमें अलग अलग मतलब उसके ब्रेकडाउन है। और 7 बिलियन डॉलर बहुत होता है यार। लोन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट के लिए 1.3 बिलियन डॉलर दिया गया। तो ये वापस इसके जो भी ये चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन एक चल भी रहा था कि ये फंड्स का मिसयूज तो नहीं करता, कहीं टेररिज्म पे ये सब पैसा तो नहीं डालता। तो उसमें आया भी है कि भाई इसके हैं थोड़े, मतलब ये करता है। तो वापस इसे एफएटीएफ में डालने की भी बात चल रही है, और ये एक दूसरे अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए, तो ये ऐसा भी था कि क्योंकि अभी ईरान से वो इज़राइल का जो हो रहा था, फाइट हो रहा था, उसमें यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत थी।
और इसीलिए उसे पहले बेल आउट पैकेज जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी के टाइम आई थिंक 2-3 मई को इसकी बात हुई थी और 6-7 मई के आसपास ये इनके पास मतलब कन्फर्म हो गया था कि हाँ, इन्हें बेल आउट पैकेज मिल रहा है। ये 7-8 मई के आसपास। तो उस समय ज़रूरत था पाकिस्तान की पाकिस्तान का यूएसए को ज़रूरत था पाकिस्तान का। उसके एयरफ़ील्ड ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे ईरान पे अगर ज़रूरत पड़ता तो ऑपरेशन करना था। तो ये भी कहा जाता है कि अब क्योंकि हो गया है, काम निकल चुका है और पाकिस्तान का ये हाल है कि उससे ना तो यूएस का जब काम हो गया तो फिर पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है। और चाइना क्योंकि अब ये जाके यूएस की गोद में बैठ गया है तो चाइना वैसे भी इससे इसका और चाइना का वैसे बन नहीं रहा है क्योंकि जो J-35 देने की बात चल रही थी उस पे अब वैसे भी चाइना मतलब चुप्पी साध गया है और आगे की चीज़ आगे मतलब बाकी की जो नॉर्मल भी जो डील होनी थी वो सारे भी अभी के लिए ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो ये अभी के लिए तो इसके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं यूएस के अलावा और अगर यूएस इसे लात मार देता है तो ये कहीं का नहीं रहेगा क्योंकि अभी इसको मतलब इसको देखो यार ऐसे देशों की ना हर किसी को जरूरत होती है कि थोड़े पैसे डालो और ये तुम्हारे काम कर देते हैं ठीक है मशीनरीज टाइप के तो ठीक है यही था आज का और मिलते हैं मुनीर अभी तो श्रीलंका जाएगा और देखते हैं क्या होता है आगे और कुछ नया आता है अभी जैसे रसिया ने यूक्रेन को बहुत ही गंदा यूक्रेन पे अटैक किया और उसके अभी अ, डिटेल्स आ रहे हैं, फिर एक एनालिसिस मैं भी करूँगा कि क्या था, कैसे था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद ये उसी के बाद का ये सारा रिटेलिएशन है एक्चुअली उसका। वो नहीं करना चाहिए था। रसिया जैसे देश के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और वो भी यूक्रेन को नहीं, कभी नहीं। तो उसका रिटेलिएशन ये आ रहा है, अभी और आएगा और इसका भी एक बड़ा अच्छा सारे जितने भी वॉर्स चल रहे थे ना, उससे ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इन सब में यूएस इन्वॉल्व था और हर एक कोने में इन्वॉल्व था, तो इसमें चल रहा है। तो जब हम रसिया यूक्रेन की बात करेंगे तो वहाँ भी एक जो चेन है बना हुआ, ये पूरे वॉर जितने भी 2-3 हुए छोटे-मोटे, बड़े जो भी हैं, तो उन सब में कैसे-कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए नमस्कार और बाय-बाय।